हाँ जी साथियों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका दिशा ई राइस प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वह है आरटी 2009, राइट टू एजुकेशन 2009। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है आरटी 2009 के बारे में, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये बना। इसके परिप्रेक्ष्य में कुछ अनुच्छेद भी आते हैं, अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ा, संविधान में संशोधन करना पड़ा, तब जाकर के आरटी 2009 मैं बिल्कुल क्रेश के रूप में इसको लूंगा, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो के रूप में लूंगा कि जल्दी से जल्दी आपका खत्म हो जाइए। आरटी 2009 की हम चर्चा करें तो सबसे पहले कुछ चर्चाएं आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या है कि साहब, शुरुआती बात है सन 1993 की। वैसे तो जब देश आजाद हुआ तो अपने प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोक रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो मैं सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दूंगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी बने थे और बाद में कई साल बीतते गए, लेकिन ये देश की उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि यह लागू नहीं हो पाया, यह बन नहीं पाया। कुल मिलाकर निःशुल्क शिक्षा सभी के लिए बन नहीं पाई। इसी क्रम में एक बार की घटना घटी। हुआ यूं था कि आंध्र प्रदेश के न्यायालय में एक मामला आया उन्नी कृष्णन महोदय का सन 1993 में। कब की बात है ये? उन्नी कृष्णन, उन्नी कृष्णन बनाम वर्सेज आंध्र प्रदेश राज्य का ये मामला था जो न्यायालय में चला था। इसमें न्यायाधीश जी ने, न्यायालय ने निर्णय दिया कि भाई अपना निःशुल्क शिक्षा जो है, यानी जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो विशेष तौर पर अनुच्छेद 21 का मामला है। जीवन जीने के अधिकार के साथ इसकी बात की जानी चाहिए। अनुच्छेद 21 में ही शिक्षा की बात कही गई है। किसकी बात कही गई? शिक्षा। ये शिक्षा बिना जीवन अधूरा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा है कि शिक्षा के बिना जीवन क्या है? अधूरा है। उसी बात को उन्नी कृष्णन मामले में फिर से दोहराया गया। पूछा जाता है कि सबसे पहले निःशुल्क शिक्षा की बात न्यायालय के कौन से वाद में की गई थी? तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य वाद में 1993 में यह बात कही गई थी। खास बात उठती है इस समय उन्नी कृष्णन मामले में न्यायालय ने जो निर्णय दिया, वो निर्णय ये था कि भाई अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 45 को एक साथ पढ़ा जाए। ये दोनों नीति निर्देशक तत्व हैं और ये अपना मौलिक अधिकार है। ये तो क्या है? अपना मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार को आप अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 45 के साथ पढ़ो भाई। अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 45 के साथ पढ़ो। ये बात न्यायालय ने अपने निर्णय में कही साहब। अब आपको पता है अनुच्छेद 41 क्या है, अनुच्छेद 45 क्या है। वैसे 45 की बात करें तो 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की बात कही गई है। अनुच्छेद 45 में 0 से लेकर के 45 वर्ष तक के बच्चों की देखरेख और शिक्षा की बात कही गई है साहब। उसी बात को ध्यान में रखते हुए, उसी बात को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा कि आप अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 45 को अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ें, क्योंकि अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार देता है और उसी अनुच्छेद 21 में शिक्षा की बात भी शामिल की जा सकती है। फिर साहब मामला उठा और थोड़ा सन 1997 में जनता ने आंदोलन छेड़ दिया था। सन 97 तक आते आते जनता ने क्या कर दिया? एक जन आंदोलन बन गया अपने आप में ही कि साहब हमें निःशुल्क शिक्षा चाहिए, क्योंकि फीस का बोझ बहुत ज्यादा बन रहा है। अब कुल मिलाकर के उसी समय 98 तक आते आते अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने क्या किया कि इसको व्यवस्था को लागू करवाने के लिए एक संविधान संशोधन ही कर दिया। वो था 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ मित्रों? ये हुआ था सन 2002 में। सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें 3 चेंजेस किए गए संविधान में। पहला चेंजेस था अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 21 का एक नया मूल अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 51 क में, अनुच्छेद 51 क में सब क्लोज टे जोड़ा गया।
सब क्लोज तय जोड़ा गया, यानी 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य। 3 चेंजेस किए गए। अनुच्छेद 45 में जो चेंजेस हुआ, ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि अनुच्छेद 45 में जो चेंजेस हुआ वो क्या था। तो ध्यान देना, अनुच्छेद 45 में पहले 0 से लेकर 14 वर्ष तक की बात थी। अब अनुच्छेद 45 में जो संशोधन के उपरांत बात कर दी गई, इसको हटा करके बात कर दी 0 से लेकर 6 वर्ष। अब इसमें केवल 6 वर्ष तक बच्चे की देखभाल और आंगनबाड़ी वाला मामला ही शेष रह गया। देखभाल और आंगनबाड़ी का मामला ही शेष रह गया भाई, ठीक है। अनुच्छेद 21 क में शिक्षा का अधिकार हमें मिल गया, एक मौलिक अधिकार के रूप में मिल गया। अनुच्छेद 51 क ट में माता पिता को उनके कर्तव्य को याद दिलाया गया कि आपका भी कर्तव्य है, हे अभिभावकों, हे संरक्षकों, हे माता पिताओं, आपका भी कर्तव्य है कि आप नजदीकी विद्यालय में बालक को प्रवेश दिलवाएं, उनको शिक्षा दिलवाएं साहब। तो कुल मिलाकर के ये 86वां संविधान संशोधन 2002 था। इसी क्रम में फिर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने और लगातार संशोधनों पर संशोधन होते गए और आखिरकार सन 2009 की बात है। मैं सीधे मुद्दे पर आ रहा हूं। आखिरकार सन 2009 की बात है। राज्यसभा से मनमोहन सिंह जी चुने गए थे प्रधानमंत्री। भाई राज्यसभा से मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था क्योंकि ये राज्यसभा सदस्य बने थे और वहीं से ये प्रधानमंत्री बने थे। इसलिए पहली बार आरटी 2009 जो आता है वो कहां पर आता है भाई? कहां पर आता है? ये आता है जुलाई 2009 में। जुलाई 2009 में आता है। जुलाई 2009 में आता है मित्रों। विशेष रूप से ध्यान देना आप, जुलाई 2009 में ये राज्यसभा में पहली बार इसको लाया गया था। बाद में ये 4 अगस्त 2009 को यह लोकसभा में पारित हो जाता है और 26 अगस्त 2009 को हमारे राष्ट्रपति महोदय इस पर सिग्नेचर कर देते हैं, यानी राष्ट्रपति की अनुमति भी मिल जाती है इसे। और साहब 27 अगस्त 2009 को इसे गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। इसे गजट में क्या कर दिया जाता है भाई? प्रकाशित कर दिया जाता है। ध्यान देना, आरटी 2009 जुलाई 2009 में राज्यसभा में आया, फिर 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हो गया, 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और 27 अगस्त को यह प्रकाशित कर दिया गया कि अमुक अमुक तिथि से, यानी 1 अप्रैल 2010 से यह पूरे के पूरे भारत में लागू होगा। उस समय हमारा जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं था बल्कि एक राज्य था, लेकिन धारा 370 के कारण उसमें लागू नहीं था। लेकिन अब यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं उनमें भी लागू है। वर्तमान में आरटी 2009 संपूर्ण प्रदेश में लागू है, संपूर्ण भारत देश में लागू है। आपको ये याद में रखना है कि साहब कब तो ये राज्यसभा में आया, कब ये लोकसभा में पारित हुआ, कब राष्ट्रपति ने मंजूरी दी और कब ये प्रकाशित हुआ। अब हम आरटी 2009 की मूल मुद्दों की बात करें कि साहब आरटी 2009 जो है, आरटी 2009 जो है उसमें आप सभी को पता है कितने तो भाग हैं, या भाग जो है अपने नियमावली में आते हैं वैसे तो, लेकिन हम यहाँ अध्यायों की बात करें कि इसमें कितने तो अध्याय हैं, कितने तो इसमें अध्याय हैं और कितने इसमें धाराएं हैं, कितनी इसमें धाराएं हैं। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि भाई अध्याय कितने हैं? इसमें 7 अध्याय हैं, 7 अध्याय है। हम तुलना करेंगे इसकी नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ भी, जिससे आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि इसमें 7 अध्याय हैं और 39 धाराएं हैं। पहले 38 धाराएं थी, लेकिन 2012 में संशोधन किया। कब संशोधन किया? 2012 के संशोधन में इसमें 39वीं धारा भी जोड़ दी। कौन सी धारा जोड़ दी? 39वीं धारा भी इसमें जोड़ दी थी। तो ध्यान रखना, इसमें 7 अध्याय और 39 धाराएं हैं। अगर हम एक एक की बात करें बड़े प्रेम पूर्वक, तो इसमें जो 7 अध्याय हैं, पहला जो अध्याय आपके सामने आता है
वो रहता है, वो कौन सा रहता है भाई, पहला अध्याय, तो वो है, उसका नाम है प्रथम अध्याय का प्रारंभिक। क्या नाम है? प्रारंभिक अध्याय नाम है, जिसमें धाराएं आती है 1 एवं 2। कितनी धाराएं हैं? मात्र 2 धाराएं आती है। अध्याय का नाम तो क्या है? प्रारंभिक। और धाराएं कितनी है इसमें? 2 धाराएं हैं। दूसरा जो अध्याय आता है वो आता है निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। ये दूसरे अध्याय का नाम ही है, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। और इसमें जो धाराएं आती है वो आती है अपनी तीसरी, चौथी और 5वीं। इसमें कौन सी आती है भाई? तीसरी, चौथी और 5वीं धारा आती है। ठीक है। फिर आता है तीसरे अध्याय। ये नाम आपसे पूछे जाते हैं मित्रों, नाम आप जरूर याद रखना कि भाई प्रथम अध्याय का नाम क्या है? प्रारंभिक अध्याय उसका नाम है। और उसमें 2 धाराएं आती है, 1 और 2। हम एक एक धारा की भी चर्चा करेंगे और बड़े प्रेम से। आपको एग्जाम में शायद मुझे लगता है कोई गलती आप नहीं करके आओगे अगर आपने एक बार इसको देख लिया तो। दूसरा आता है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, जिसमें 3 धाराएं हैं, तीसरी, चौथी और 5वीं। तीसरा अध्याय, भाई बात आती है तीसरे अध्याय की, तो इसमें विशेष रूप से कर्तव्यों की बात कही गई है, समुचित सरकार के, स्थानीय प्राधिकारियों के और माता पिता के। तो तीसरा अध्याय का नाम क्या है? समुचित सरकार, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य, एवं माता पिता के कर्तव्य, उनकी बात कही गई है। और इसमें जो आता है वो आता है 6 से लेकर 11 तक की धाराएं। 6 से लेकर 11 तक की धाराएं इसमें आती है। अध्याय नंबर 4 आता है, वो है विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व। विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व, शिक्षकों के उत्तरदायित्व। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने अच्छे से इसको एक बार देख लिया तो एग्जाम में गलतियां आप नहीं करोगे, ये निश्चित है। और चौथा अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है, आपको पता होना चाहिए। 12 से लेकर 28 तक की इसमें धाराएं हैं। चौथा अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है, इसमें 12 से लेकर 28 तक की धाराएं आती है। फिर आता है 5वां अध्याय। कौन सा अधिकार आता है भाई? तो यह है पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना। पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना, ये है 5वें अध्याय का नाम। और इसमें जो आपके धाराएं आती है वो आती है 2 धाराएं केवल, 29 और 30 धारा, 29वीं और 30वीं धारा। ये 5वां अध्याय है। मैं एक बार रिपीट करता हूं, लेकिन उससे पहले 6वां और 7वां भी आपको बता दूं, फिर रिपीट करें हम एक साथ ही। 6वां जो अध्याय आता है भाई वो है बाल अधिकारों का बाल अधिकारों का संरक्षण। बाल अधिकारों का संरक्षण, ये 6वें अध्याय का नाम है, बाल अधिकारों का संरक्षण भाई। और इसमें धाराएं आती है 31 से लेकर के 34 तक, 31 से लेकर 34 तक की धाराएं आती है। और वहीं 7वां अध्याय है प्रकीर्ण। 7वें अध्याय का नाम क्या है? प्रकीर्ण विषय आते हैं। इसमें आती है 35 से लेकर 39 तक। पहले 38 तक थी, 2012 में सरकार ने संशोधन किया और एक धारा और जोड़ दी केंद्र सरकार ने, 39वीं धारा। तो कुल मिलाकर ये 7 अध्याय हैं। ये कितने अध्याय है भाई? 7 अध्याय है। आप थोड़ा नॉर्मल वे में ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर कि अध्याय प्रारंभिक अध्याय पहला भाई, RT 2009 में 7 अध्याय हैं और 39 धाराएं हैं, जिसमें प्रथम अध्याय का नाम क्या है? प्रारंभिक। उसमें कितनी धाराएं हैं? 2 धाराएं हैं, पहली और दूसरी। दूसरा अध्याय का नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार दूसरे अध्याय का नाम है। और उसमें धाराएं कितनी हैं? 3 हैं, तीसरी, चौथी और
5वीं धारा। और तीसरे अध्याय का नाम है समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य, और इसमें धारा आती है 6 से लेकर 11 तक, 6 से लेकर 11 तक। फिर आता है विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व, और इसमें 12 से लेकर 28 तक की धाराएं आती है। फिर पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना संबंध है, इसमें 29 और 30वीं धारा है। और उसके बाद जो आता है वो 6वां अध्याय है बाल अधिकारों का संरक्षण, 31 से लेकर 34 तक की धारा है। और फिर प्रकीर्ण विषय है, 35 से लेकर 39 तक की धाराओं की बात कही गई है। एक एक धारा की हम फटाफट से चर्चा करें जिससे आपके क्लियर ही हो जाए। तो देखो, पहला अध्याय का नाम क्या था, फटाफट से याद करो। पहले अध्याय का नाम क्या था? प्रारंभिक अध्याय था। और उसमें धाराएं, भाई प्रथम अध्याय में धाराएं कितनी थी? 2 थी, 1 एवं 2, 2 धाराएं थी। उसमें कितनी धाराएं थी भाई? प्रथम अध्याय में कितनी धाराएं थी? 2 धारा थी, 1 और 2 धारा। ठीक है, प्रथम धारा कहती है, पहली धारा आपको सामान्य सी बात कहती है कि इस अधिनियम का विस्तार कहां तक होगा, ये लागू कहां तक होगा, और इसका संक्षिप्त नाम कहां तक होगा, है ना। कैसे भी लिख सकते हो इसे, संक्षिप्त नाम पहले भी लिख सकते हो। तो कुल मिलाकर भाई, एक तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा? आरटीई, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसका नाम होगा। ये प्रथम धारा में बताया गया है। एक, ये लागू कब होगा? जब ये प्रकाशित हो जाएगा, और जो तिथि उस प्रकाशन में निर्धारित की जाएगी कि 1 अप्रैल 2010 है, तो उस दिन से ये लागू हो जाएगा। विस्तार कहां तक होगा? पूरे संपूर्ण भारत में ये लागू होगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन बाद में जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तब उनमें भी ये लागू होगा। ये बात इसमें कह दी है, यानी लागू हो गया है उनमें। फिर बात है दूसरी धारा। दूसरी जो धारा है वो कहती है परिभाषाएं, यानी कि इसमें कुछ नाम, कुछ शब्द आते हैं, उन शब्दों के बारे में, जैसे अनिवार्य शिक्षा का मतलब क्या है, निःशुल्क शिक्षा का मतलब क्या है, विद्यालय का मतलब क्या है। विद्यालय 4 प्रकार के बताए गए हैं धारा 2 में। वो 4 प्रकार के विद्यालय कौन कौन से हैं? इसके अलावा निःशक्त बालक, असुविधाग्रस्त बालक कौन कौन से होते हैं, उसमें निःशक्त बालक शब्द अभी 2016 में जोड़ा गया कि भाई निःशक्त बालक कौन से होंगे, असुविधाग्रस्त बालक कौन से होंगे, अलाभित समूह के बालक कौन से होंगे, है ना, जिनकी आय 2.5 लाख से कम हो। अभी 19 जनवरी 2019 को ये जोड़ा गया कि जिसकी आय, वैसे 2016 में भी संशोधन किया गया था जिसमें 1.5 लाख ही कर दिया गया था, अभी 2.5 लाख आय कर दी। ऐसे बालक जिनकी 2.5 लाख से कम आय है वो इस आरटी के पात्र होंगे। तो कुल मिलाकर 2 धाराएं प्रथम अध्याय में आती है। पहली धारा क्या है? इस अधिनियम का नाम, विस्तार और लागू कहां का होगा, ये है ना, और कब लागू होगा, विस्तार कहां का होगा, नाम क्या है इसका। दूसरी धारा में आता है परिभाषा। दूसरी धारा में क्या आता है? परिभाषा की बात कही गई है। तो सिंपल और सरल सी बात समझ में आ गई। अब आता है अध्याय नंबर 2। क्या नाम है? आपको पता ही है अध्याय 2 का क्या नाम है मित्रों, बताओ। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये अध्याय 2 का नाम है। और इसमें धाराएं आती है 3री, 4थी और 5वीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी धारा कहती है आपको कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क एवं, तीसरी धारा का भी नाम यही है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। कहने का मतलब यह है कि किसको ये निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, किसको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी और किसके लिए अनिवार्य है शिक्षा। तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो भी बालक हैं, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो भी बालक है, उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। ये धारा 3 कहती है। एक बात और, जो एनईपी 2020 है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें कहा गया 3 से लेकर के 18 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा की बात। 3 से लेकर 18 वर्ष तक के बालकों की स्कूल जो शिक्षा प्रथम अध्याय है उसका जो पहला भाग है, उसका पहले भाग में 8 अध्याय आते हैं। और प्रथम अध्याय में ही ये बात कह दी है कि 6 से लेकर के 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं। तो अगर आपसे पूछना कि नई शिक्षा नीति में प्रथम अध्याय में स्कूली शिक्षा में किस उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा की बात कही गई है, तो 6 से लेकर 14 वर्ष, 3 से लेकर 18 वर्ष, 3 से लेकर
18। क्यों? फाउंडेशन स्कूल है, फिर प्रिपेरेटरी स्कूल है, फिर मिडिल है, फिर सेकेंडरी स्कूल है, तो चारों स्कूलों की बात कही गई है उसमें, है ना। 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है। धारा 4 कहती है ऐसे बालक जो या तो एडमिशन लिया नहीं या फिर स्कूल नहीं आते हैं, बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है, उनके लिए विशेष प्रावधान है। यानी धारा 4 में क्या है भाई? विशेष प्रावधानों की बात कही गई है। किन के लिए? जो या तो स्कूल बीच में छोड़ चुके हैं या जिन्होंने मतलब कि एडमिशन तो लिया लेकिन स्कूल नहीं आते हैं, है ना, या फिर जो एडमिशन ही नहीं लिया, उनके लिए विशेष प्रावधान होंगे। आप उनके लिए शिक्षा की अलग से व्यवस्था करोगे, उनको स्कूल लाओगे, उनको अलग से प्रशिक्षण दोगे, 2 महीने से लेकर के 3 वर्ष तक का एक प्रशिक्षण चलता है, वो आप दोगे। धारा 5 कहती है टीसी, भाई टीसी दे दो। स्थानांतरण का अधिकार है बालक को, वो आपसे टीसी मांगे तो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वो अगर किसी अन्य स्कूल में जाना चाहता है तो आप उसे रोक नहीं सकते। ये 3 धाराएं अध्याय 2 में आती है। धारा 3 कहती है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किन लोगों के लिए लागू होगी? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए लागू होगी। धारा 4 कहते हैं विशेष प्रावधान उनके लिए जो या तो स्कूल बीच में छोड़ चुके हैं या जिन्होंने अब तक एडमिशन ही नहीं लिया है, ठीक है। धारा 5 कहती है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्थानांतरण का अधिकार भी है बालक को। तो ये 2 अध्याय समझ में आ गए होंगे आपको। पहला अध्याय कहता है संक्षिप्त नाम, पहला अध्याय में दो धाराएं हैं। पहला धारा कहती है संक्षिप्त नाम लागू कब होगा, विस्तार कहां तक है। दूसरा धारा कहती है परिभाषाएं इसकी। अध्याय 2 में 3 धाराएं, तीसरी, चौथी और 5वीं। ये कहती है धारा 3 की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किन लोगों के लिए है। धारा 4 विशेष प्रावधानों की बात करती है जो स्कूल बीच में छोड़ चुके हैं या फिर स्कूल में एडमिशन नहीं लिया। धारा 5 टीसी की बात कहती है, स्थानांतरण का अधिकारों की बात करती है। फिर आता है अध्याय 3। फिर कौन सा आता है भाई? अध्याय 3 आता है मित्रों। और अध्याय 3 की जब बात करें तो इसमें धारा आती है 6 से लेकर 11 तक। इसमें 6 से लेकर 11 तक धाराएं आती है। धारा 6 आपको छोटी सी बात कहती है। धारा 6 आपको छोटी सी बात कहती है। वो क्या कहते हैं? अध्याय 3 का नाम बताओ पहले तो। समेकित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्यों की बात कही गई है। तो धारा 6 में यही बात दोहराई गई है कि जो समेकित सरकार है, समेकित सरकार और जो स्थानीय प्राधिकारी हैं उनको विद्यालय स्थापना की बात कही गई है। समेकित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को विद्यालय स्थापना की बात कही गई है। विद्यालय स्थापना मतलब ऐसी जगह तलाशो। कैसी जगह? ऐसी जगह जहां पर 1 किलोमीटर के दायरे में कोई पीएस स्कूल नहीं हो, प्राथमिक स्कूल नहीं हो। 1 किलोमीटर में आप प्राथमिक स्कूल की स्थापना करोगे। 2 किलोमीटर के एरिया में आप बालक के 2 किलोमीटर तक पहुंच के एरिया में आप यूपीएस स्कूल की स्थापना करोगे। यानी बालक से 2 किलोमीटर में उसे यूपीएस मिल जानी चाहिए। बालक के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में उसे पीएस स्कूल मिल जानी, प्राथमिक यानी 5वीं तक की स्कूल, यूपीएस यानी 8वीं तक की स्कूल मिल जानी चाहिए। तो आप वो जगह तलाशो जहां ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहां ऐसी व्यवस्था करो। ये समेकित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को बात कही गई है। समेकित सरकार में केंद्र सरकार भी आती है, राज्य सरकार भी आती है और स्थानीय सरकार भी आती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रह जाएगा धारा 6। इसके अलावा ये भी है कि जैसे किसी गांव में 150 लोग रहते हैं, ये धारा 6 में कहा गया है। अगर किसी गांव में 150 लोग रहते हैं, 150 लोग लगभग रहते हैं, और वहां पर अगर 5वीं तक पढ़ने वाले 20 बालक हैं। कितने बालक? 20 बालक। तो भाई साहब आप वहां पर एक विद्यालय खोलोगे। अगर ऐसे 2 विद्यालय हो जाते हैं, 20-20 बालक वाले, 20-20 बालक वाले 2 विद्यालय हो जाते हैं और उनमें लगभग 30 बालक 5वीं क्लास में आ गए, दोनों में मिलाकर 5वीं क्लास में लगभग 30 बालक हो गए, तो आपको क्या करना है? एक यूपीएस स्कूल भी दोनों विद्यालयों पर खोल देनी है। यानी 150 आबादी वाला कोई गांव है जिसमें 20 बालक पढ़ने वाले हैं, उनके लिए एक प्राथमिक स्कूल। 20-20 बालकों के अगर 2 प्राथमिक स्कूल हो जाते हैं तो उनके बीच में एक यूपीएस स्कूल खोला जाए जिनसे इन विद्यालयों के बालक इसमें पढ़ सके। लगभग कम से कम अगर 30 बालक हो 5वीं क्लास में तो ये बात कही गई है धारा 6 में। किसमें कही गई है? धारा 6 में ये बात कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आगे की ओर, तो ध्यान देना भाई, यानी विद्यालय स्थापना की बात कही गई धारा 6 में। फिर आती है धारा 7। फिर कौन सी धारा आती है?
धारा 7 आती है। 7 कहती है साथ साथ वित्त भी चाहिए, बजट चाहिए मित्रों। तो ये वित्तीय बंटवारे की बात कहती है। धारा 7 किसकी बात कहती है? वित्तीय बंटवारे की बात कहती है। वित्तीय बंटवारे का मतलब यह है केंद्र सरकार बजट कहां से जारी करेगी, राज्य सरकार बजट कहां से जारी करेगी, दोनों का रेशो क्या है। वो रेशो बांट दिया 60-40 में। कितने में बांट दिया? 60-40 में। पहले 75-25 था, बाद में 65-35 किया, अब 60-40 कर दिया। अगर आपसे पूछे ना आरटी में बजट क्या है, वित्त का अनुपात क्या है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में 60-40 का वित्तीय अनुपात है। और यह आता है अनुच्छेद 280 के तहत, जो वित्त आयोग बनता है। वित्त आयोग निर्देश करता है इसको। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में क्या बनता है अपना? वित्त आयोग बनता है, और ये वित्त आयोग ही निर्धारित करता है बजट को। तो अगर वित्तीय बंटवारे का निर्धारण कौन करेगा धारा 7 में? वो करेगा अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग इस बंटवारे का निर्धारण करेगा। और अभी वर्तमान में कितना है? 60-40 है। कितना है भाई? 60-40 है। तो ये आपको बात कहती है धारा 7। कौन सी धारा कहती है भाई बात? ये धारा 7 कहती है। अब हम बात करें सीधे सीधे धारा 8 की। किसकी बात करें? धारा 8। और जहां 8 है वहीं ठाठ है। जहां 8 है वहीं क्या है? ठाठ है। क्योंकि सब कुछ समेकित सरकार को करना है। ये समेकित सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि भाई आप ऐसी व्यवस्था करो जिससे प्रत्येक बच्चा विद्यालय तक पहुंच बनाए। ये समेकित सरकार को निर्देश है। धारा 8 में किसको निर्देश है? समेकित सरकार को निर्देश दिया गया है। ध्यान देना, धारा 8 में किसको निर्देश दिया गया है? समेकित सरकार को निर्देश दिया गया है कि आप ऐसी व्यवस्था करो जिससे प्रत्येक बच्चा विद्यालय तक अपनी पहुंच बनाए, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। फिर धारा 9 आती है, और धारा 9 कहती है स्थानीय प्राधिकारियों को निर्देश। धारा 9 में किसको निर्देश दिया गया है? स्थानीय प्राधिकारियों को, कि भाई आप ये तलाशो कि कोई ऐसा विद्यालय तो नहीं है जहां बच्चों की पहुंच नहीं बन पा रही है, या ऐसी जगह तो नहीं है जहां विद्यालय नहीं है। तो आप उन जगह की तलाश करें विद्यालय स्थापना के लिए। धारा 6 में जो बात कही गई है धारा 9 में भी वो लागू होती है, लेकिन साथ साथ में आपको लेखा जोखा भी रखना है। धारा 9 में कहा गया स्थानीय प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आपको विद्यालय का लेखा जोखा रखना है। भाई कितने बच्चे पढ़ते हैं, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, कैसे पढ़ते हैं कैसे नहीं पढ़ते, मास्टर है कि नहीं है, एसएमसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इस तरह लेखा जोखा आपको रखना है। धारा 10 में माता पिता को निर्देश दे दिया। धारा 10 में किसको निर्देश दे दिया? माता पिता को उनके कर्तव्यों की याद दिलाई है कि हे माता पिताओं, हे अभिभावकों, आपको भी हम निर्देश देते हैं। माता पिता को निर्देश दिया गया है कि आप नजदीकी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। आप जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता हैं उन्हें निर्देश दिया गया है धारा 10 में कि आप नजदीकी स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाएं। तो ये बात माता पिता को कही गई है। फिर आती है धारा 11, मैं यहां लिख देता हूं धारा 11। और धारा 11 में समेकित सरकार को और स्थानीय प्राधिकारियों को दोनों को निर्देश दिया गया है भाई प्री स्कूलिंग यानी पूर्व विद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। प्री स्कूलिंग की व्यवस्था की जाए, पूर्व विद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था। तो ये धारा 11 प्री स्कूलिंग की बात करती है। किसकी बात करती है? प्री स्कूलिंग की। तो ध्यान देना, धारा 11 में प्री स्कूलिंग मतलब पूर्व विद्यालयी शिक्षा, यानी समेकित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों का एक कर्तव्य है कि वो 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बालकों के लिए पूर्व विद्यालयी शिक्षा की भी व्यवस्था करे। पूर्व विद्यालयी शिक्षा की बात धारा 11 में कही गई है। एक बार रिपीट करता हूं अध्याय 3 को, कि अध्याय 3 का नाम क्या है? बताओ, अध्याय 3 का नाम क्या है? समेकित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्यों की बात कही गई है। और इसमें धारा 6 से लेकर 11 तक धाराएं हैं। धारा 6 में कहा गया है समेकित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और समेकित सरकार स्थानीय प्राधिकारियों को विद्यालय स्थापना के निर्देश दिए गए हैं। फिर धारा 7 में वित्तीय बंटवारे की बात कही गई है। धारा 8 में समेकित सरकार को निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश है धारा 8 में? भाई सबके ठाट कर दो, मतलब आपको ध्यान में रखना है कि कोई बालक शिक्षा से वंचित ना रहे। धारा 9 में कहा गया स्थानीय प्राधिकारियों को निर्देश है भाई आप लेखा जोखा रखोगे,
कुल मिलाकर के एसएमसी का, विद्यालय का सारा लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए। धारा 10 में माता पिता को निर्देश दिए गए हैं आप नजदीकी स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाएं। और धारा 11 में समेकित सरकार को और स्थानीय प्राधिकारियों दोनों को कहा गया है कि आप प्री स्कूलिंग की व्यवस्था करें, पूर्व विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था करें, यानी 3 से 6 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके लिए आप शिक्षा की व्यवस्था की बात करें। ये बात आपको धारा अध्याय 3 में मिलेगी। किसमें मिलेगी? अध्याय 3 में मिलेगी। फिर आता है अध्याय 4। फिर कौन सा आता है भाई? अध्याय 4। ये सबसे बड़ा अध्याय है। अध्याय 4 सबसे बड़ा है और इसमें 12 से लेकर 28 तक की धाराएं हैं। 12 से लेकर 28 तक की धाराएं हैं। हम एक एक धारा की बात करें। सबसे पहले आती है धारा नंबर 12। पहले कौन सी आती है भाई? धारा नंबर 12 आती है। और धारा नंबर 12 कहती है कि भाई विद्यालय के जो उत्तरदायित्व हैं उनमें यह भी है कि निजी स्कूलों को 25% सीटों पर, कुल जितने बच्चे उनके पास हैं या कुल सीटें जितनी उनके पास हैं उनमें 25% सीटों पर आप एडमिशन निःशुल्क दें। उनका पुनर्भरण सरकारें करेगी। उनका पुनर्भरण राशि आपको कौन देगी? सरकार देगी। समेकित सरकार उसका आपको पुनर्भरण करेगी। तो कुल मिलाकर धारा 12 में आप ध्यान रखना, विद्यालय को निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय को या विद्यालय के उत्तरदायित्वों की बात कही गई है। सीधी सी बात यही है कि विद्यालय के उत्तरदायित्व की बात कही गई है। लगभग यानी 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 में जोड़ा 1 बन गया 25। यानी याद करना है जी, 12 धारा 12 में कहा गया 25% सीटें। कितनी सीटें? 25% सीटें आप आरक्षित रखोगे। निजी स्कूलों को यह निर्देश दिया गया है। 25% सीटें निजी स्कूलों में धारा 2 के तहत जो बालक हैं, निःशक्त बालक हैं, असुविधाग्रस्त बालक हैं, अलाभान्वित समूह के बालक हैं, उनके लिए आप निःशुल्क व्यवस्था करोगे। 25% सीटों पर आप निःशुल्क एडमिशन दोगे। उसकी पुनर्भरण राशि आपको जमा करवा देगी सरकार। ये आपको धारा 12 में निर्देश दिया गया है। धारा 13 में कहा गया है भाई तेरा है जो मेरा है, सब कुछ ही मेरा है और सब कुछ ही तेरा है। तो तेरा है जो मेरा है। कोई कैपिटेशन फीस यानी कोई प्रवेश शुल्क, आप जो आपकी स्कूल की जो फीस है उसके अलावा आप अन्य कोई शुल्क नहीं लोगे। कोई भी तरह का शुल्क आप नहीं लोगे, ना ही कोई अनुवीक्षण प्रक्रिया करोगे, यानी आप इंटरव्यू भी नहीं लोगे। प्रवेश शुल्क और अनुवीक्षण यानी इंटरव्यू, साक्षात्कार द्वारा एडमिशन। जैसे एडमिशन लेने से पहले पहले बड़ी स्कूलें जो होती थी प्राइवेट, वो क्या करती थी? बच्चों को और अभिभावकों को बुलाकर अभिभावकों का इंटरव्यू लेती थी, बच्चों का इंटरव्यू लेती थी, जो कि गलत है। जो कि क्या है? गलत है। भाई जरूर थोड़ी ना एक सब्जी बेचने वाला है या कोई मजदूरी करने वाला है, भाई उसका आप इंटरव्यू लोगे, उसको इंग्लिश कहां से आएगी? तो अगर उसको इंग्लिश नहीं आती तो क्या उसके बच्चे का एडमिशन बड़ी स्कूल में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो ये धारा 13 में कहा गया है कि भाई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, अनुवीक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। अब ऐसा करोगे जो तेरे पास है वो सब मेरा हो जाएगा, ये सरकार कहती है। जो तेरे पास है वो सब किसका हो जाएगा? मेरे पास। यानी इसके लिए आपको दंड देना पड़ेगा। दंड क्या है? जितना आपने प्रवेश शुल्क बालक से वसूला है उसका 10 गुना आपको शुल्क जमा करवाना पड़ेगा पेनल्टी के रूप में। अगर आपने किसी का अनुवीक्षण लिया है, किसी का इंटरव्यू लिया है, तो आपको 10,000 रुपए पहली बार में, और दूसरी बार भी ऐसी गलती की तो 50,000 रुपए, और फिर गलती की तो आपको 50,000 रुपए प्रत्येक इंटरव्यू की तरफ से वसूले जाएंगे। इस तरह से लगातार वसूली होगी। ये अनुसूची 1 की बातें हैं, अनुसूची 1 में करेंगे। वैसे बस इतना ही ध्यान रखना धारा 13 में कि प्रवेश शुल्क और अनुवीक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। और धारा 14 इसमें क्या गया? भाई साहब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। धारा 14 में क्या कहा गया है? अगर आपके पास जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं, आप एडमिशन लेना चाहते हो, है ना, और आपके पास आयु का कोई सबूत नहीं है, आप कैसे एडमिशन लोगे? तो कह दिया भाई राज्य सरकार ने जो कि अपना एक्ट है 1886 के अधिनियम के अकॉर्डिंग जितने भी आयु के सबूत, जो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु, विवाह, पंजीकरण, ये 1886 का अधिनियम है। जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण अधिनियम 1886, उसके तहत जो आयु का सबूत है वो जमा करा सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो कोई विद्यालय बच्चों से जबरदस्ती नहीं करेगा, अभिभावकों से जबरदस्ती नहीं करेगा, उनसे आप एक एप्लीकेशन लिखवा सकते हो। और माता पिता जो एप्लीकेशन लिख कर दे दे जिसमें माता पिता ने कह दिया हमारा बच्चा 10 साल का है, हमारा बच्चा 2 साल का है, तो आपको मानना पड़ेगा। उसमें किसी पार्षद, वार्षद या अन्य किसी व्यक्ति की साइन सिग्नेचर की जरूरत
नहीं है। माता पिता ने जो कह दिया वो आपको मानना पड़ेगा। ये बात धारा 14 में कही गई है। मतलब आप कोई डॉक्यूमेंट की डिमांड अगर नहीं होते हैं तो जबरदस्ती नहीं करोगे, डिमांड कर सकते हो, लेकिन नहीं है किसी के पास डॉक्यूमेंट तो आप जबरदस्ती नहीं करोगे। धारा 15, धारा 15, 15 दूनी 30, 30 सितंबर एडमिशन डेट है, 30 सितंबर एडमिशन डेट है। एडमिशन की प्रक्रिया 30 सितंबर तक होती है, लेकिन अगर कोई बच्चा बाद में आए तो बोला कि बाद में भी एडमिशन ले लो। 2022-23 का जो सत्र है उसमें तो ये भी कह दिया कि भाई आप साल भर एडमिशन लो। 2022-23 से तो ये सरकार ने ये कर दिया कि आप साल भर एडमिशन लो, आपको एडमिशन रुकना ही नहीं है। अगर कोई बच्चा एडमिशन के लिए आया है तो आप मना नहीं करोगे। आज एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, आज सुबह ही कोई बच्चा आया है तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ये बात इसी बार सरकार ने धारा 15 में कह दी है। तो आप ध्यान रखना, धारा 15 एडमिशन की बात करती है, प्रवेश प्रक्रिया की बात करती है, प्रवेश तिथि की बात करती है कि साल भर आप प्रवेश ले सकते हो। ये धारा 15 आपको कहती है, धारा 15 आपको कहती है। फिर आती है धारा 16। फिर कौन सी आती है भाई? धारा 16, 16 दूनी 16। आपके पास बच्चे चाहे कितने ही हो, यानी आप बच्चों को रोकोगे नहीं, रोकने पर निषेध है। एक क्लास में नहीं रोकोगे। छठी क्लास में बच्चा है उसको 7वीं में एडमिशन देना पड़ेगा। 7वीं में अगर बच्चा है अगली बार उसको 8वीं में देना पड़ेगा। आप 7वीं में नहीं रोक सकते बच्चे को, ये ध्यान रखना। रोकने पर या निष्कासन पर प्रतिषेध है। आप बच्चे को निकाल नहीं सकते विद्यालय से कि जा हमने विद्यालय से निकाल दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। धारा 16 में कितना ही 16 दूनी 16 आपके पास कितने बालक हो जाए, लेकिन आप क्लास में नहीं रोकोगे बच्चे को, अगली क्लास में उसको दिया जाएगा एडमिशन। निष्कासन नहीं करोगे, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल नहीं सकते। ये बच्चे की मर्जी है कि वो जाए तो जाए, नहीं तो नहीं जाए। वो पढ़ेगा मतलब पढ़ेगा, उसका अधिकार है पढ़ने का। ये धारा 16 में कहा गया है। ध्यान देना, धारा 16 में 10 जनवरी 2019 को संशोधन कर दिया, और ये आपको याद रखना है। 10 जनवरी 2019 को क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। और संशोधन में साफ कह दिया कि भाई 5वीं क्लास और 8वीं क्लास की परीक्षाएं होंगी और ये बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। अगर बच्चा 5वीं और 8वीं क्लास में फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो 2 महीने बाद जो इसकी वापस परीक्षा होगी, 2 माह में उसकी तैयारी करवाओ और उसको वापस परीक्षा दिलवाओ। अगर उसमें भी फेल हो गया तो राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया कि वो अपने स्तर पर निर्देश दे सकती है फेल करने का। मतलब अब बच्चा 5वीं और 8वीं क्लास में फेल भी हो सकता है। अब वो फेल होने के बाद सीधा अगली क्लास में नहीं जाएगा, बल्कि सप्लीमेंट्री में अगर वो पास हो गया तो अगली क्लास में जाएगा। अगर उसमें भी पास नहीं हुआ तो उसी क्लास में बैठा रहेगा। ये धारा 16 में संशोधन करके 10 जनवरी 2019 को जोड़ दिया गया है राज्य सरकार ने। तो आपको ये याद रखनी है, और केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया है साहब। तो धारा 16 समझ में आ गई, रोकने और निष्कासन पर प्रतिषेध है। धारा 17, धारा 17 कहती है कि भाई खतरा है। क्या है? खतरा है। कब है खतरा? अगर आप बच्चों को मानसिक रूप से उत्पीड़न करोगे, बच्चों को शारीरिक दंड दोगे, यानी आप बच्चों को मार नहीं सकते, आप पीट नहीं सकते, आप मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते बच्चों को, वरना आपके ऊपर कार्यवाही सुनिश्चित है। तो मानसिक और शारीरिक दंड बच्चों को नहीं दिया जाएगा, ये धारा 17 कहती है। ये कौन सी धारा कहती है? धारा 17 कहती है। धारा 18 कहती है आपका विद्यालय खटारा है। धारा 18 क्या कहती है? आपका विद्यालय खटारा है। ये खटारा कब होगा? बिना मान्यता के। आप बिना मान्यता के विद्यालय संचालन नहीं कर सकते, बिना मान्यता के विद्यालय का संचालन नहीं कर सकते। ये धारा 18 कहती है। ये क्या कहती है? धारा 18 कहती है। और धारा 19 कहती है भाई मानक पूरे करो। धारा 19 क्या कहती है? विद्यालय के मानक आप पूरे करो। विद्यालय के मानक पूरे करने की बात करती है। और धारा 20 में मानक सरकार कभी भी बदल सकती है। ऐसा नहीं कह सकते कि पहले तो आपने कहा था 2.5x4 का कमरा चाहिए, और अब आप कह रहे हो 18x18 का कमरा चाहिए, 12x12 का कमरा चाहिए। तो हम कहां से लाए? नहीं, यह सरकार का अधिकार है, वो मानकों में कभी भी बदलाव कर सकती है। ये धारा 20 कहती है कि वो मानकों में कभी भी बदलाव कर सकती है। धारा 21 कहती है एसएमसी का गठन
स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, जिसमें वर्तमान में 16 सदस्य होते हैं। वर्तमान में एसएमसी में कितने सदस्य होते हैं, 16 सदस्य होते हैं। इस 16 में से 75% यानी 11 अभिभावक होंगे। 11 क्या होंगे, 75% कितना होता है, 11 क्या होंगे, अभिभावक होंगे। 5 आपके अन्य होंगे, यानी स्कूल से भी हो सकते हैं। मनोनीत होंगे दो क्या होंगे, मनोनीत होंगे, 2 स्कूल से होंगे, याद रह जाएगा। 1 पार्षद वगैरह होगा। कैसे होगा मैं आपको बता ही देता हूं पूरा। 75% अभिभावक होंगे, 5 जो अन्य होंगे, उनमें आपको एक तो होगा आपका कोई जन नेता बोल, जैसे पार्षद चुनाव निर्वाचित कोई नेता होगा, चाहे पार्षद हो चाहे सरपंच हो, है ना, तो वो जन नेता होगा। 2 होंगे विधायक द्वारा मनोनीत, आपके विधायक द्वारा मनोनीत सदस्य 2 होंगे, जिनमें एक महिला का होना कंपलसरी है। एक महिला का होना क्या है, कंपलसरी है। और 2 होंगे विद्यालय का संस्था प्रधान और एक अन्य अध्यापक। एक संस्था प्रधान होगा, एक होगा अन्य कोई मास्टर, है ना, जो निर्वाचन द्वारा चुना जाएगा। तो ये टोटल 16 सदस्य होंगे। 11 अभिभावक होंगे, उनमें से ही अध्यक्ष चुना जाएगा। उनमें से ही क्या चुनाएगा, अध्यक्ष। उनमें से ही उपाध्यक्ष चुना जाएगा। सचिव जो है वो संस्था प्रधान होगा। सचिव कौन होगा, एसएमसी का संस्था प्रधान होगा। 16 में से 50% महिलाएं होनी चाहिए। 8 कम से कम क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। 8 कम से कम क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। यह एसएमसी का गठन होता है धारा 21 में। धारा 21 में एसएमसी गठन की बात कही गई है, तो ध्यान में रह जाएगा आपको। नेक्स्ट हम बात करें आगे की ओर, धारा 22 विद्यालय विकास योजना की बात करती है। धारा 22 किसकी बात करती है, विद्यालय विकास योजना। विद्यालय विकास योजना की बात कहती है ये। यानी एसएमसी जब बनाई जाती है तो एसएमसी क्या करेगी, कोई 3 वर्ष की विद्यालय विकास योजना बनाएगी, जिसमें 3 उपयोजनाएं होंगी। 3 उपयोजनाएं होंगी सालाना। तो 3 वर्ष की एक योजना बनेगी, जिसमें 3 उप योजना होगी सालाना। ये ध्यान में रखना है आपको। ये एसएमसी करेगी धारा 22 के अनुसार। फिर आती है धारा 23। फिर कौन सी आती है, धारा 23 आती है। और धारा 23 कहती है भाई जो शिक्षक हैं, शिक्षक की योग्यता क्या है, उसके लिए शर्तें क्या है नियुक्त होने की। शिक्षकों की योग्यता एवं नियुक्ति की शर्तें। शिक्षकों की योग्यता एवं नियुक्ति की शर्तों की बात कही गई है। धारा 23 में शिक्षकों की योग्यता क्या होगी और नियुक्ति की शर्तें क्या है, उनकी बात कही गई है ना। शिक्षकों को योग्यता, जैसे बीएड वगैरह, बीएसटीसी वगैरह, है ना। धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य याद दिलाए गए हैं उनके, कि भाई आपको अपने कर्तव्य समय से विद्यालय आना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, अपना समय पर कोर्स कराना है, वरना आपके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। ये शिक्षकों के उत्तरदायित्व या शिक्षकों के कर्तव्यों की बात कही गई है। शिक्षकों के कर्तव्य याद दिलाए गए हैं धारा 24 में। धारा 24 में शिक्षकों को उनके कर्तव्य याद दिलाए गए हैं। धारा 25 में छात्र और शिक्षक अनुपात की बात कही गई है। थोड़ा महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूं। धारा 25 अभी बहुत चर्चा का विषय है और महत्वपूर्ण भी है। धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात की बात कही गई है। छात्र शिक्षक अनुपात कैसे होगा, तो ध्यान रखना, पहले अलग तरह से होता था। 2017 में एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो हुआ करता था, 29 जुलाई 2020 को वो शिक्षा मंत्रालय बन गया। अब मतलब उसका विभाजन कर दिया गया। 2017 में एमएचआरडी ने ये फिक्स कर दिया कि 30:1। नई शिक्षा नीति में भी यही है, प्राथमिक स्तर पर 30:1 होगा छात्र शिक्षक अनुपात, और यूपीएस में 35:1 होगा, और आगे जो है माध्यमिक शिक्षा में 30:1 होगा। फिर से ये बात आपको कही गई है एमएचआरडी द्वारा 2017 में। उससे पहले भाई 60 पर 2 अध्यापक होते थे। 61 से 90 3 हो गए, 90 से 120 4 हो गए, 120 से 150 5 हो गए, 150 से 200 तक 5+1 यानी एक हेड टीचर हो जाता था। ये सिस्टम होता था।
है ना, और 40:1 का रेस हुआ करता था, है ना। 200 से ज्यादा अगर छात्र हैं तो पहले क्या आता था, 40:1 होता था। लेकिन अब एमएचआरडी ने 2017 में संशोधन किया और उसमें साफ साफ कह दिया 30:1 अध्यापक होना चाहिए, और नई शिक्षा नीति में भी यही लागू कर दिया 2020 में। ठीक है, तो धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात की बात करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो ध्यान देना, धारा 26, धारा 26 ये कहती है भाई साहब, शिक्षकों के पद 10% से ज्यादा रिक्त नहीं होने चाहिए, 10% से ज्यादा रिक्त नहीं होने चाहिए। मतलब अगर किसी में 10 अध्यापक हैं या कहीं 100 अध्यापक हैं तो 90 सीटें भरी होनी चाहिए, 10 खाली रह सकते हैं। कहीं 10 अध्यापक है, 9 सीटें भरी होनी चाहिए, 1 सीट खाली रह सकती है ना। तो ये धारा 26 कहती है 10% ज्यादा सीटें रिक्त नहीं होनी चाहिए शिक्षकों की। धारा 27 कहता है भाई शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों की शिक्षकों की जो ड्यूटी है वो गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगा सकते, गैर शैक्षणिक कार्यों में आप उनकी ड्यूटी नहीं लगा सकते। कहने का मतलब यह है आप गैर शैक्षणिक 3 ही काम है जिनमें तो लगा सकते हो, जैसे आपातकाल में शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी, आपातकाल में लगेगी, चुनावों में लगेगी। इसके अलावा आपातकाल में ड्यूटी लगेगी, चुनावों में विशेष रूप से ड्यूटी लगाई जाती है, और जनगणना में, और किसमें भाई, जनगणना में ड्यूटी लगेगी। तो ये 3 ही जगह धारा 27 के अनुसार ड्यूटी लग सकती है गैर शैक्षणिक कार्यों में, बाकी गैर शैक्षणिक कार्यों में आप ड्यूटी नहीं लगा सकते। धारा 28 कहती है ट्यूशन पर प्रतिबंध, धारा 28 कहती है भाई निजी प्राइवेट ट्यूशन, निजी ट्यूशन, निजी ट्यूशन पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध। अब आप प्राइवेट नहीं पढ़ा सकते, है ना। जैसे मैं गणित का आदमी हूं और मैं गणित का ट्यूशन लेने लग जाऊं मेरे बच्चों का, कि मेरे स्कूल के बच्चे मेरे पास आए और गणित पढ़े, नहीं। एक सेवा देना अलग काम हो जाता है, लेकिन एक ट्यूशन बदले में आप मोटी फीस वसूल रहे हो, बच्चों को आप पाबंद कर रहे हो कि हमारे यहाँ ट्यूशन में आओ ही आओ आप, तो निजी ट्यूशन पर रोक लगा दी गई धारा 28 के अनुसार। तो ये था अध्याय 4, ये क्या था, अध्याय 4 था। अब एक बार ध्यान देना अध्याय 4 की ओर फटाफट से, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल है। अध्याय 4 12 से लेकर 28 तक है, 12 से लेकर क्या है, 28 तक है। तो ध्यान देना थोड़ा सा कि अध्याय 4 में धारा 12 कहती है विद्यालय के उत्तरदायित्व यानी 25% सीटें निजी स्कूलों में आरक्षित रखी जाएगी। धारा 13 में 13 है जो मेरा प्रवेश शुल्क और अनुवीक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। धारा 14 में कहा कि भाई साहब आयु का सबूत नहीं लिया जाएगा, आयु के सबूत के लिए जोर नहीं दिया जाएगा, जो माता पिता लिख कर देते हैं वही मान ली जाएगी। धारा 15 में कहा गया 15 दूनी 30 सितंबर तक प्रवेश हो सकते हैं, लेकिन 2022-23 में कह दिया साल भर ही प्रवेश होंगे, साल भर ही क्या होंगे, प्रवेश होंगे। धारा 16 में कह दिया 16 दूनी बोड़ा कितने ज्यादा हो जाए बच्चे, रोकने और निष्कासन पर क्या है, प्रतिषेध है, रोकने और निष्कासन पर क्या है, प्रतिषेध है। लेकिन 10 जनवरी 2019 को इसमें संशोधन किया गया और उसमें कहा गया 5वीं और 8वीं में आप रोक सकते हो बच्चों को। 5वीं 8वीं में अगर बच्चा फेल हो जाता है तो 2 महीने बाद सप्लीमेंट्री दिलवाओ, उसमें भी फेल हो जाता है तो आप उसी क्लास में बच्चे को रोक सकते हो। धारा 17 में कह दिया खतरा है, अगर आपने आर्थिक और मानसिक दंड किसी शारीरिक और मानसिक दंड अगर आपने किसी बालक को दिया है तो आपके ऊपर खतरा बन रहेगा साहब। धारा 18 में कह दिया आपका विद्यालय खटारा है बिना मान्यता के, आप मानक पूरे करो और मान्यता ले, बिना मान्यता प्रमाण पत्र के आप बिना मान्यता प्रमाण पत्र के आप विद्यालय संचालित नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। धारा 19 कहती है कि मान्यता अगर आपको चाहिए तो मानक पूरे करो, भाई विद्यालय के मानकों की बात धारा 19 में। धारा 20 में कह दिया हम मानक कभी भी बदल सकते हैं, राज्य सरकार कहती है, केंद्र सरकार कहती है कि मानक बदलना हमारे हाथ में है, हम कभी भी बदल सकते हैं। धारा 21 में कह दिया एसएमसी का गठन जिसमें 16 सदस्य होंगे, 8 कम से कम महिलाएं होंगी यानी 50% महिलाएं होंगी, 11 यानी 75% क्या होंगे उसमें अभिभावक होंगे, बाकी 5 में 2 विधायकों द्वारा मनोनीत होंगे, जिसमें से कोई शिक्षाविद हो सकता है, कोई बालक भी हो सकता है, लेकिन एक महिला होनी जरूरी है साहब। 2 स्कूल से होंगे और 1 अपना पार्षद वगैरह होगा या सरपंच होगा। और धारा 22 में कह दिया विद्यालय विकास योजना, विद्यालय विकास योजना बनाई जाएगी, वो 3 वर्ष की होगी जिसमें 3 उप योजनाएं होंगी 1-1 साल की। धारा 23 में कह दिया शिक्षकों की योग्यता और उनके लिए शर्तें। धारा 24 में कह दिया उनके कर्तव्य, शिक्षकों के कर्तव्य क्या है, डेली स्कूल आना है, डेली पढ़ाना है, कोर्स पूरा करवाना है, सही समय पर करवाना है। धारा 25 में कह दिया छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा, तो ये पहले होता था 40:1, 61 पर 2, 90 पर
3, 120 पर 4, इस तरह से होता था। लेकिन 2017 में MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने क्या किया, ये सिस्टम बना दिया 30:1, 35:1 और 30:1, PS UPS माध्यमिक स्कूल, इस तरह का व्यवस्था कर दी। धारा 26 कहती है कि 10% से ज्यादा सीटें रिक्त नहीं होनी चाहिए। धारा 27 कहती है शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों पर रोक लगा दी गई है, लेकिन 3 काम शिक्षक कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? आपातकाल में ड्यूटी लगा सकते हैं, चुनाव में ड्यूटी लगा सकते हैं और जनगणना में ड्यूटी दे सकते हैं। ठीक है। धारा 28 ट्यूशन पर प्रतिषेध करती है। किस पर प्रतिषेध? ट्यूशन पर प्रतिषेध करती है। फिर हम बात करें अध्याय 5 की। अब आता है अपना अध्याय 5, और अध्याय 5 कहता है भाई पाठ्यक्रम को पूरा करवाना है, मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होगी उसकी बात करता है, इसलिए धारा 29 बनाई। धारा 29 बनाई और धारा 29 में साफ साफ तौर पर कह दिया कि भाई पाठ्यक्रम रुचिप्रद होना चाहिए, सरल होना चाहिए और पूरा करवाने योग्य होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्धारण, धारा 29 के तहत क्या होगा? पाठ्यक्रम निर्धारण की बात कही गई है। धारा 30 में जब पाठ्यक्रम पूरा हो जाए, बच्चे पढ़ लें, तो उनको भाई साहब आप प्रमाण पत्र दोगे। क्या दोगे? मूल्यांकन प्रमाण पत्र दोगे कि आप पास हो गए हो, आप पास हो गए हो, ऐसा प्रमाण पत्र आप दोगे। ये अध्याय 5 में कही गई बातें हैं। अध्याय 6 कहता है बाल अधिकारों का संरक्षण। अध्याय 6 में किसकी बात कही गई भाई? बाल अधिकारों के संरक्षण की बात कही गई है। बाल अधिकारों के संरक्षण की बात कही गई है अध्याय 6 में। बाल अधिकारों के संरक्षण की बात का मतलब यह है भाई कि अध्याय 6 में धारा आती है 31 से लेकर 34 तक। ये बात कहता है, धारा 31 कहती है कि भाई आप बालकों के अधिकारों की रक्षा करोगे। धारा 31 क्या कहती है? बालकों के अधिकारों की रक्षा करोगे। और धारा 32 कहती है उनकी शिकायतों का निवारण करोगे। उनकी शिकायतों का, यानी बालकों की शिकायतों का क्या करोगे? निवारण करोगे, है ना। एक बात याद रखना एक और, कि जैसे मैंने कहा धारा 24 शिक्षकों के कर्तव्य, वहां पर शिक्षकों की शिकायतों का निवारण भी शामिल है भाई। धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्यों के साथ साथ शिक्षकों की कोई शिकायत है उसका निवारण धारा 24 में होगा, लेकिन बालकों की शिकायत का निवारण धारा 32 में होगा। धारा 33 में इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रीय सलाहकार मंडल की स्थापना की बात कही गई है। राष्ट्रीय सलाहकार या राष्ट्रीय बाल सलाहकार परिषद की स्थापना, ध्यान देना, राष्ट्रीय बाल सलाहकार, राष्ट्रीय बाल सलाहकार परिषद की स्थापना होगी, जिसमें 15 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे भाई? 15 सदस्य होंगे। ये आपका बाल अधिकार चार्टर अधिनियम 2005 है, उसकी धारा 3, बाल अधिकार चार्टर अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार परिषद की स्थापना की जाएगी, सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी, जिसमें 15 सदस्य होंगे। धारा 34 में राज्य बाल अधिकार सलाहकार परिषद की स्थापना होगी धारा 17 के तहत। 2005 जो अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 आता है, उसकी धारा 3 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद धारा 33 के तहत होगी, और राष्ट्रीय जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 है उसकी धारा 17 के अनुसार राज्य सलाहकार परिषद की स्थापना होगी, और दोनों में 15-15 सदस्य होंगे। ये धारा 33 और 34 में कही गई बातें हैं साहब। ठीक है। फिर आता है अध्याय 7। अध्याय 7 ये कहता है बहुत ही सामान्य सी बात, ये कहता है प्रकीर्ण कुछ विषय बच गए हैं तो वो आपको अध्याय 7 में देखने को मिलेंगे, और ये 35 से लेकर 39 तक है। 35 से लेकर 39 तक है। इतना महत्व अपने लिए नहीं रखता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मान लो धारा 38, ये राज्य सरकारों को विशेषाधिकार की बात करती है। राज्य सरकारों को विशेषाधिकार की बात करती है। जैसे राज्य सरकारों को विशेष अधिकार दिए गए, तभी तो राजस्थान ने नियमावली बना ली 2011 अपनी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की। उसका प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उसमें जितने भी संशोधन करती है वो अपने स्तर पर लागू कर सकती है। ये धारा 38 में राज्य सरकारों को विशेष अधिकार है। धारा 39 में अगर कोई समस्या आती है स्थानीय प्राधिकारियों को या राज्य सरकारों को, तो केंद्र सरकार उनके लिए कोई सरलतम तरीका बता सकती है कठिनाइयों का निवारण। धारा 39 में केंद्र सरकार की ओर से क्या किया जाएगा? कठिनाई, ये थोड़ी नई धारा है इसलिए इसके बारे में आपको विशेष जोर देना है। कठिनाइयों के निवारण की बात कही गई है धारा 39 में। कठिनाइयों के निवारण की बात कही गई है धारा
39 में। तो ध्यान में रह जाएगा मेरे मित्रों, विशेष रूप से आपको यह अध्याय 7 तक का मामला और 39 धाराओं का मामला था। एक बात और, ये जो पूरा का पूरा आरटी 2009 है, इसके एक महत्वपूर्ण तथ्य और बता दूं मैं आपको। आरटी 2009 जो है ये पूरा का पूरा अपने मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। मौलिक अधिकार कौन कौन से? अनुच्छेद 29 और 30, उनके अंडर में काम करेंगे, उनका उल्लंघन नहीं करेंगे। 29 और 30 अल्पसंख्यक वर्ग को विशेष जो सुविधाएं दी गई है उनको ध्यान में रख करके ही आरटी 2009 काम करेगा, है ना। तो 29 और 30 के अंडर काम करेंगे पूरा आरटी 2009, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर आरटी 2009 की छोटी छोटी बातें थी। आप सातों अध्यायों के नाम याद रखना और 39 धाराएं थोड़ी थोड़ी याद रख लेना, और कुल मिलाकर इसका थोड़ा बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना कि कौन सा देश है भारत ऐसा करने वाला, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने वाला। तो भारत 135वां देश है, उससे पहले 134 देशों ने ऐसी व्यवस्था कर दी है। तो कुल मिलाकर ये सब आपके ध्यान में रह जाएगा। तो मित्रों कुल मिलाकर ये था आरटी 2009। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन अगर नहीं दबाई है तो दबा लेना, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।